आपकी नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। स्वागत कर रहा हूँ दोनों महानुभावों का, और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। मैं भी एक यूट्यूब प्रोग्राम में अम्मा से बात करूंगा। तो अभी सीधे ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी, मानसून सेशन आरंभ हो रहा है दिनांक 20 से। तो 20 को तो मेरे ख्याल से खाली आपकी जो शोक अभिव्यक्ति इत्यादि होगी, और 21 से सेशन शुरू होगा। 4 दिन ही लिए जाएंगे, क्योंकि फ्राइडे तो फिर वो आप प्राइवेट मेंबर्स बिल वाला सेशन आ जाता है। तो 7 बिल आए हैं, 7 में से तो 5 तो इसमें ऐसे 5 बिल आए हैं, बल्कि 5 बिल अभी लिस्ट जो देखे मैंने। तो 5 में से 3 तो रूटीन है, एक एमएसएमई का है, एक आपके इनकम टैक्स का कोई अमेंडमेंट है उसका है, और एक वो जो ऑर्डिनेंस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई गई थी 34 से 38, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये तो ये 3 तो रूटीन में माने जा सकते हैं। और एक जो है वो हमारे शिक्षा विभाग का, जो विकसित भारत शिक्षा संस्थान अधिनियम है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एफसीआरए का जो अमेंडमेंट था, जो अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जिसको कि आगे बढ़ा दिया गया था, वो भी फिर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि चर्च वालों की जो इतने परिक्रमा की उन्होंने, उसका कोई असर नहीं पड़ा। जी ओंकार जी। देखिए, ये तो वो बिल हैं जिनके बारे में सरकार ने अभी बता दिया है, संकेत दिए हैं कि ये जो है बिल आएंगे। कार्य मंत्रणा समिति के सामने क्या क्या बिजनेस धीरे धीरे आएगा जब सेशन शुरू हो जाएगा, वो बाद की बात होती है। और इस सरकार का जो एक कामकाज करने का तरीका है, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है। जी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अंतिम दिनों में बिल्कुल रात रात भर जाग करके, जगा करके सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में कुछ ऐसे बिल भी पास कराए गए हैं जिनके बारे में शुरू में जब संसद सत्र शुरू हो रहा था तो किसी को भनक भी नहीं थी। तो ये मानसून सत्र में भी अगर अमित शाह ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जैसे कि सूचना मिल रही थी कि 3 दिन पहले करीब 6 सांसदों की कमी थी 2/3 में, तो अगर वो पूरी कर ली है और जिसके आसार दिखाई दे रहे हैं कि कर ली है, तो फिर ये बहुत महत्वपूर्ण बिल भी इसी मानसून सत्र में लेकर के आएंगे, जिसकी चर्चा इधर बहुत कम हो रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, वो भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा परिसीमन वाला, महिला आरक्षण वाला, उसकी भी तैयारी है सरकार की। और एफसीआरए को लेकर के जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है, आपने सुनी होगी। जी हाँ, जी हाँ। कल उन्होंने जिस तरीके से अपने सदविचार प्रस्तुत किए हैं, और ये बड़ा संयोग है या दुर्योग कह लीजिए कि अमेरिका के पेट में जब दर्द होता है तो कांग्रेस के पेट में भी दर्द होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे पता नहीं है, ये शायद भट्ट साहब डिकोड करेंगे, लेकिन कांग्रेस को परेशानी हुई है एफसीआरए बिल से। वो तो एजुकेशन वाला जो संशोधन बिल है उस पर भी परेशान दिखाई दिए। मतलब वो चाहते हैं कि जो मौलाना आजाद के समय की शिक्षा पद्धति है उसको इस देश में सदियों तक जारी रहना चाहिए। इनका वश चले तो ये सारे मदरसों को भी, और जितने भी इस तरह का बिगाड़ने वाले इंस्टीट्यूट हैं या मदरसे हैं, संस्थान हैं, उन सबको ये ममता बनर्जी की तरह 5-5, 7-7 हजार करोड़ रुपया
ऐसे ही फेंक दें कि आप ये करिए। लेकिन इनका दुर्भाग्य समझ लीजिए कुछ भी कि इस समय केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसने देर से ही सही पर कम से कम कुछ चीजों को जरा ठीक करने का बीड़ा उठा लिया है। अब वो धीरे धीरे कर रहे हैं, कितना उनको करने दिया जाएगा। जो ट्रैक रिकॉर्ड है संजय जी वो तो ये है कि कोई भी सत्र हो, यह शुरू के 10-12 दिन 15 दिन बेवजह भी और ऐसे विषयों को लेकर के भी संसद को रोकते हैं, संसद के बाहर तमाशा करते हैं, कभी काले कपड़े पहन करके, कभी बड़े बड़े पोस्टर बैनर लेकर के, कभी अंदर 40 मिनट का भाषण दे चुके होते हैं, आखिर के 5 मिनट में कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल कह देते हैं कि चेयर को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और चेयर जब उन 5 मिनट में रोकता है तो फिर ये बाहर आकर के कहते हैं कि हमें तो संसद में बोलने ही नहीं दिया जाता। तो 40 मिनट आपने ज्ञान दे दिया देश को और जिन जिन को आपको मैसेज देना था उनको दे लिया। आखिर के 5 मिनट में आप कंट्रोवर्शियल बयान दीजिए और फिर कह दीजिए कि हमको तो संसद में बोलने नहीं दिया जाता। यही चल रहा है 2014 से। हम इनकी यही फिलॉसफी, यही तौर तरीका और यही मार्ग देख रहे हैं। और जितना ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है प्रोपेगेंडा और परसेप्शन जो है वो बनाने की, फैलाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि मानसून सत्र, फिर मैं वही कह रहा हूं कि अगर अमित शाह की पूरी तैयारी है तो ये मानसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी वीरेंद्र जी। सर एक तो खबर ये आ गई है कि पार्लियामेंट का जो सेशन है मानसून वो शुरू तो हो रहा है 20 जुलाई को, लेकिन एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक 9:30 बजे जुलाई 21 को होगी और उसको नाम दिया गया है मंगल मिलन। मंगल मिलन बैठक हो रही है 21 जुलाई को। ये खबर शायद मंगलवार है देखी ना होगी उस दिन? आपने। हाँ, मंगल मिलन बैठक हो रही है। तो हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो ये जो शिक्षा वाला बिल आ रहा है उसका नाम भी वीबी जी राम जी टाइप बड़ा खतरनाक टाइप नाम है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। तो राहुल गांधी को वीबी जी राम जी बिल को प्रोनाउंस करने में बड़ा कष्ट का अनुभव हो रहा था, तो उनको इस बिल में भी बड़े कष्ट का अनुभव होगा। और मुझे बड़ा आश्चर्य है, इतने बड़े वेटरन हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो क्यों कह रहे हैं कि साहब जो है पार्लियामेंट के सेशन के पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। अरे ये तो कस्टमरी मीटिंग, हमेशा ऑल पार्टी मीटिंग होती ही है पार्लियामेंट के सेशन के एक दिन पहले, और अब की भी 4 19 साल जुलाई को बाद होगी। 4 साल बाद राहुल गांधी भी वेटरन हो जाएंगे साहब। हाँ, और उसके अलावा संसद के हर सत्र के पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अगर लोकसभा में किसी पार्टी का अगर एक मेंबर भी है तो वो भी उसका मेंबर होता है। ये अलग बात है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कार्य मंत्रणा समिति में रूलिंग पार्टी का बहुमत होता है, तो ये अलग से क्यों कह रहे हैं। और दूसरी बात, जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बात है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो जो अपनी रिपोर्ट देने का जो उसका शेड्यूल है वो 10 अगस्त है। तो वैसे ये सेशन तो जो है 23 अगस्त तक है, तो हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट के ऊपर कोविड कमेटी की रिपोर्ट बहुत पहले आ चुकी है। जेपीसी अपना कम से कम 8-9 राज्यों का दौरा कर चुकी है, तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी आ सकता है। जहां तक एफसीआरए की बात है, तो मैं कल जयराम रमेश का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के बड़ा आश्चर्य में था कि जयराम रमेश क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। जब मार्को रूबियो अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी इंडिया आया तो वो लैंड किया कलकत्ता में और सीधे गया मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के कार्यालय में, उनसे पूछा कि तुम्हें क्या समस्या आ रही है हिंदुओं को कन्वर्ट करने में। तो उन्होंने कहा समस्या बहुत आ रही है, अमित शाह बड़ा परेशान कर रहे हैं। उसके बाद अभी जून में ये मई के महीने में मार्को रूबियो जो सर्गेई गोर हैं अमेरिकन एम्बेसडर टू इन दिल्ली, वो मिले अमित शाह से इसी के बारे में। और अमित शाह जी ने अगले ही दिन जो है जो एफसीआरए का एग्जिस्टिंग बिल है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके रूल्स को अमेंड कर दिया और उसमें साफ-साफ ये कहा गया कि जो पैसा एफसीआरए में आएगा उसका इवेंजेलिकल एक्टिविटी में प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसका प्रोसेलिटाइजेशन में प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जितना भी पैसा आएगा, कौन सा पैसा किस मद में कहाँ प्रयोग हो रहा है,
ये सारा डिटेल देना होगा। और इसको जो है जो लेफ्टी जिहादी अंग्रेजी मीडिया ने इस पे बड़ी आपत्ति जाहिर की है कि ये तो जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमला है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला है, सिविल राइट्स के ऊपर हमला है। उसमें यहाँ तक कहा गया है कि जो सोशल मीडिया एक्टिविटी को भी आपको बताना पड़ेगा। जी, इज कनेक्शन गॉन? रोनी साहब, क्या? समथिंग रॉन्ग? आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं? जी, 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 बिल्कुल देख पा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। मैं आपको देख नहीं जी। पा रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है, बाकी सब नॉर्मल है। अच्छा, तो मैं सर ये कह रहा था कि जो एफसीआरए का जो एग्जिस्टिंग एक तो बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है, उसको और उसको मार्च में पास होने की संभावना थी, लेकिन शायद इसलिए उसको रोक लिया गया था कि केरल में असेंबली का चुनाव है और क्रिश्चियन वोटर्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको रोक लिया गया था। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि अभी जून के महीने में एफसीआरए का जो एग्जिस्टिंग बिल है, उसके अंडर जो रूल्स हैं, जो सब लेजिस्लेशन है, उसको अमेंड किया है सरकार ने। और ये जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके एक दिन पहले अमेरिकन एम्बेसडर अमित शाह से मिले थे। और अमेंडेड रूल तो बहुत ही खतरनाक हैं। उसमें साफ साफ कहा गया है। 1 मिनट रोकूंगा आपको, थोड़ा 1 मिनट जरा मैं पॉज करूंगा, 1 मिनट थोड़ा पॉज करूंगा, तो थोड़ा सा हाँ चालू करें। मुझे बता दीजिएगा, अनपॉज हो जाए तो, मुझे दिख नहीं रहा कुछ। रिकॉर्डिंग चालू जी, है? शुरू कर सकते हैं। जी वीरेंद्र जी, आपको मैंने बीच में रोका था, जी, तो कृपया आरंभ करें। जी, जी। जो बात हम कर रहे थे अभी संसद के मानसून सत्र की, जो उसमें 2-3 बातें हो रही हैं कि पहली बात तो ये खड़गे साहब इतने वेटरन नेता हैं, उनको 50 साल पॉलिटिक्स में हो गए हैं, लगातार विधायक सांसद रहे हैं। वो ये क्यों मांग कर रहे हैं कि एफसीआरए की बिल के ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए? इन एनी केस हर संसद के सत्र के पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है और इस बार भी होगी और 19 जुलाई को होगी। और इसके अलावा संसद की दोनों सदनों की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, कार्य मंत्रणा समिति है, वो भी मिलती है। और कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा की अगर है तो उसमें अगर किसी दल का अगर एक भी सदस्य है तो वो भी उसका मेंबर होता है। और कार्य मंत्रणा समिति ही सदन की कार्रवाई का या एजेंडा को तय करती है। और कार्य मंत्रणा समिति में बहुमत हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है। जहां तक एफसीआरए की बात है, तो एफसीआरए का बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है और उसको बजट सत्र में पास होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने डेफर कर दिया बिकॉज ऑफ केरला असेंबली इलेक्शन। ये कहा गया कि इसका एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है ऑन द क्रिश्चियन इलेक्टोरेट्स। तो लेकिन जो एफसीआर का एग्जिस्टिंग बिल है, उसका सरगेई गोर अमेरिकन एम्बेसडर जून के महीने में अमित शाह से मिले और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगले ही दिन एग्जिस्टिंग बिल के तहत जो रूल्स है, सब लेजिस्लेशन के रूल्स को नोटिफाई कर दिया। और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि एफसीआरए में जो क्रिश्चियन संगठन को जो पैसा विदेश से मिलता है, उसका इवेंजेलिकल एक्टिविटी में प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसका प्रोजेलिटाइजेशन एक्टिविटी में प्रयोग नहीं किया जाएगा। और ऐसे संगठनों को अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी का भी पूरा रिकॉर्ड देना होगा। और जो सेकुलर लेफ्टी जिहादी मीडिया कह रहा है, ये तो सिविल राइट्स पे हमला है, ये तो एंटी डेमोक्रेटिक है। तो एफसीआरए के अगेंस्ट अमेरिका के कांग्रेस में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन हैव जॉइन हैंड्स कि इंडियन गवर्नमेंट को रोका जाए एफसीआरए बिल को अमेंड करने से। और जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री जब इंडिया आए थे, तो वो सीधे लैंड किए थे कलकत्ता में मिनिस्ट्री ऑफ चैरिटी के ऑफिस में गए थे। उसके बाद वो दिल्ली आए। तो उनको भी चिंता है एफसीआरए के बिल को लेकर के, अमेरिकन कांग्रेस को भी चिंता है, सरगेई गोर भी मिल रहा है। ये जयराम रमेश इतना क्यों परेशान हो रहे हैं एफसीआरए बिल के अमेंडमेंट, एफसीआरए में या फॉरेन कंजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर के? 18,000 करोड़ रुपया अब तक आ रहा था केवल क्रिश्चियन मिशनरीज के पास। और अभी लखनऊ में जो है एक अब अभी भी गंगो जमन तहजीब चल रही है।
तो यहाँ पर जो है एक सम्मेलन होने जा रहा है, ये जमात उलेमा हिंद वाले करवा रहे हैं, और ये जो है ये किस दिन होगा, ये कल ही है 18 जुलाई को। अब उसमें जमात उलेमा हिंद के जो फजलुर रहमान कासमी ये आ रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी आ रहे हैं, प्लस इसमें वो भी आ रहे हैं आपके संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत डॉक्टर अल्लाह विशंभर नाथ मिश्रा। अच्छा अच्छा जी सर, और एक वो भी आ रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है इंदिरा जयसिंह, जो कि क्रिश्चियन मिशनरी की वकील है। ये तो इंदिरा बहुत जयसिंह ही तो बड़ा गंगा जमुनी हो गया साहब। हाँ, गंगा जमुनी तहजीब अभी लखनऊ में चल रही है। तो इस लिहाज से जो है, और सबसे बड़ा खतरा जो है वो है डिलिमिटेशन बिल। और सुप्रिया सुले की जो बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको एक अंग्रेजी अखबार ने ऐसे रिपोर्ट किया है जैसे वो रनिंग कमेंट्री कर रहा हो सुप्रिया सुले की, कि उन्होंने 12 बजे ये कहा, 3 बजे ये कहा, शाम को 4 बजे ये कहा और 6 बजे ये कहा, ऐसे रिपोर्ट किया है पूरा इंडियन एक्सप्रेस ने। तो ये जो है ये वाकई में बड़ा हंगामी सत्र होने जा रहा है। और एक, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक बात और बता दूं आपको, कि 1980 में कांग्रेस को जितनी लोकसभा में सीटें मिली थी, उसमें केवल 61 सीटें बढ़ गई थी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। और 2004 में जितनी सीटें कांग्रेस को लोकसभा में मिली थी, 2009 में भी वो 61 बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि 2008 में डिलिमिटेशन हो गया था, और उस समय कांग्रेस ने जितनी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सबकी शक्ल बिगाड़ दी थी। महाराष्ट्र में एक ठाणे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी गई, और वहां पे शिवसेना बीजेपी को आराम से सीट मिलती थी, लेकिन उसकी कांग्रेस ने जीत ली। तो जितना डिस्टॉर्शन लोकसभा सीट में किया गया था 2008 के डिलिमिटेशन से, वो सब दुष्ट हो जाएगा। आपको याद हो, राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि बीजेपी भारत की संसद के भूगोल को बदल देना चाहती है। और जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था कि 50% सीटें लोकसभा की हर राज्य में बढ़ रही हैं अक्रॉस द बोर्ड, तो अब ये भी समाप्त हो गया। अब बची है समाजवादी, टीएमसी के 20 आ गए, और डीएमके भी लगभग तय है, वो या तो एब्सटेन करेगी या सपोर्ट करेगी, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ तो नहीं जाएगी, ये तो तय है। अब तय करना है नरेंद्र मोदी के पुराने मित्र श्री अखिलेश यादव को, जो समय समय पर मदद करते रहते हैं बीजेपी की। ये तो वो सारा वीडियो आपने भी देखा है। तो अखिलेश जी ने तो हाथ जोड़ के कहा था, ठीक है, मदद मैं आगे भी करता रहूंगा। तो अब वो एब्सटेन करते हैं कि सपोर्ट करते हैं, इट्स हैज टू बी सीन। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बीजेपी इज एट ए स्ट्राइकिंग डिस्टेंस टू गेट द डिलिमिटेशन बिल पास्ड इन लोकसभा। और अगर ये सब ना होता, तो जुलाई 21 की जो मंगल मिलन जो बैठक हो रही है, वो उसका एडवांस सेलिब्रेशन है। मंगल मिलन हो रहा है कि तैयारी पूरी है, अब आ जाइए। और एक बात भाउत होसेकर ने कल बहुत अच्छी कही थी, कि जब 2019 में संसद के नए भवन का सेंट्रल विस्टा का निर्माण प्रारंभ हुआ था, और जब ये आपको मालूम था कि इसमें 850 से 900 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, तब आप नहीं चेते। जब डिलिमिटेशन बिल आया तब आप चेत रहे हैं, और उस नए संसद भवन का उद्घाटन हुए भी अब 2 साल होने जा रहे हैं। तो ये चेत बल्कि कर क्या होने जा रहा है। लेते? अगर चेत जाते तो कर भी क्या लेते? अरे मतलब सरकार उन्होंने जो तो कुछ भी नए करती भवन है, को रोकने का भरपूर प्रयास किया था ना। हाँ, मुकदमा किया था, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, हाई कोर्ट तक गए थे, तमाम क्या किया था। और ये भी कहा था कि कोविड में ये पैसा खर्च करने की बजाय लोगों में फ्री में बांट दो। अब उनको इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ नहीं है कि क्राइसिस में यू नीड मनी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो केवल महंगाई को ही बढ़ाता है। तो अब ये बात किसी को आप बोलते तो कहते ये तो मनुवादी है, या ये अडानी और अंबानी का चेला है। 2 ही बातें सुनने को मिलती है आपको। तो और ये समाजवाद जो है, ये ऐसा कैंसर है देश में कि अभी। और एक बात से याद रखिएगा, 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह का बजट आया था। 35 साल हो जाएंगे उस दिन, इसी अगले हफ्ते। लेकिन आज भी लोग समाजवाद के नशा से मुक्त नहीं हो पाए हैं, अभी भी पूरा नशा है। और यूपी बिहार के लोगों को लगता है कि एम्प्लॉयमेंट कमाने सरकारी नौकरी, जहां पे ऊपर की कमाई हो, और फिर जीवन भर पेंशन मिले, और साल में 2 बार पेंशन पे डीए मिले। और न्यू पेंशन को वो कहते हैं कि मोदी ने पेंशन समाप्त कर दी, जबकि वो ये भूल जाते हैं
कि पीएफआरडीए बिल मनमोहन सिंह के समय पास हुआ था 2013 में। तो अब इतनी तथ्यों की बात अगर उनको बताओ तो कहते हैं नहीं ये तो पक्का मोदी का आदमी है, ये भक्त है। तो वो मैंने तो कहा है, कि वो तो है। ना मैं भक्त हूँ ना मैं कम वक्त हूँ। नहीं, नहीं, जी। आपको तो वामपंथी भी कहा जाता है, ऐसी क्या बात है? आप तो समभावी नहीं हैं। आइए वामपंथी और चलते जिहादी तो एक ही हैं। चलिए ओंकार जी के पास चलते हैं अब। ओंकार जी जो गणित बता रहे हैं, तो अब ये गणित जो है वो बातचीत चल रही है साहब, तो ये जरा थोड़ा गणित समझाइए कि ये 360 पूरे हो गए क्या? देखिए, फिगर तो मेरे सामने इस समय नहीं है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि जब राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, तब इन्होंने राज्यसभा में भी बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित के बिलों को किस तरीके से पारित कराया है। बिल्कुल, और बिल्कुल, उस बिल्कुल। समय पटनायक साहब और जगन मोहन रेड्डी लगभग हर ऐसे मौके पर विपक्ष में रहते हुए भी इनके साथ खड़े हुए दिखाई देते थे। तो जो इशारा अभी किया है भट्ट साहब ने, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। बहुत संभव है जो काम मुलायम सिंह यादव ने किया था या जो मायावती ने किया था एक दौर में, कि आप किसी बिल का विरोध करो, लंबे लंबे भाषण दो उसके खिलाफ, और आखिरी समय पर जब मतदान की नौबत आए तो या तो बहिर्गमन कर जाओ या खामोश बैठ जाओ, आप उसमें भाग ही ना लो मतदान में। तो ऐसे बहुत सारे मित्र हैं इनके जो हिडन हैं, जो छिपे हुए हैं, लेकिन समय पर इनके काम आएंगे। तो शरद पवार जी क्या कर रहे हैं, ये तो बताइए? शरद पवार तो सरेंडर कर चुके हैं संजय जी पूरी तरीके से। देखिए, जब टीएमसी टूटी, आम आदमी पार्टी टूटी और उद्धव ठाकरे के भी 9 में से 6 चले गए, तो शरद पवार क्या करेंगे? तुड़वाएंगे क्या अपने? तो 8 में से 6 उनके बताए गए ये के तैयार हैं, वो कभी भी अटैची उठा करके वो दूसरे खेमे में जाकर के रहने को तैयार हैं। तो शरद पवार तो इस मामले में थोड़े से शुरूर तो हैं। उन्होंने कन्वे कर दिया है एकनाथ शिंदे को भी, देवेंद्र फडणवीस को भी, कि भाई ये वैसे तो टूट फूट से कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे, लेकिन ये टूट फूट मत करो, हम तो वैसे ही पहले ही आप लोगों ने इस हालत में छोड़ दिए हैं। तो जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पर हम सहयोग करेंगे, हमारे लोग सहयोग करेंगे। तो शरद पवार को मैनेज कर लिया गया है। और हमारे उद्धव ठाकरे जी के पास क्या रह जाएगा फिर? उद्धव के तोते ने तो संकेत दे दिए हैं कि हम परिसीमन वाला बिल भी उसको समर्थन करने को तैयार है। केवल महिला आरक्षण का नहीं, उन्होंने कहा है कि परिसीमन वाले बिल पर भी सहयोग करने को तैयार। वैसे उनके पल्ले में बचा ही क्या है, 3 ही एमपी तो है। उनके पास तो 3 ही बचे। शरद पवार के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो दूध नहीं, वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। ना दूध के जले हुए हैं तो छाछ फूक फूक के पीते हैं। मुझे लगता है कहीं कल को ऐसा ना हो कि वो आइसक्रीम भी फूक फूक के खाने लगे। ये नौबत तो आ गई है। देखिए, शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले दोनों चाहते हैं और काफी सालों से चाहते हैं। खुद अजित पवार जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने इंटरव्यूज में खुलासे कर चुके, देवेंद्र फडणवीस कई बार कह चुके कि शरद पवार के कहने पर 3 या 4 मीटिंग अलग अलग जगहों पर हुई थी। चीजें सिरे इसलिए नहीं चढ़ रही थी क्योंकि केंद्र की टॉप लीडरशिप सुप्रिया सुले को केंद्र में बर्थ देने को तैयार नहीं थी। नहीं, बर्थ तो देने को तैयार थी, वो कृषि मंत्रालय चाह रहे थे, वो देने को तैयार नहीं थी। वो तो बर्थ नहीं भी मिलेगा। संजय जी बर्थ भी नहीं देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुप्रिया सुले की जैसी जीवन शैली है और जिस तरह का कुल मिलाकर के उनका है, उसमें मोदी और शाह तैयार होंगे। और जब बिना उनको बर्थ दिए
सारे काम हो रहे हैं उनके, तो जरूरत क्या है? तो उनका तो एक सपना है ना बाप बेटी का, कि किसी तरीके से ये सेट हो जाए। और अगर कोई इस पर सहमति हुई हो तो अलग बात है, फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर तो शरद पवार घड़ी की चौथाई में एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि वो बिना पावर के रह नहीं सकते ना संजय जी, उनको बिना पावर के रहने की आदत ही नहीं है। अरे अब रहे हैं हालत 10 ये साल हो से, गई है कि 12 साल हो गए। 2029 में जाकर के लोकसभा चुनाव है, 2029 के लास्ट में विधानसभा चुनाव है, तब तक क्या करेंगे? तो वैसे ही संध्या काल है, तो वो सोच रहे हैं कम से कम मैं अपनी आंखों देखे बेटी को स्थापित कर दूं किसी तरीके से। अच्छा, पार्टी विखंडित हो चुकी है, तो और विखंडन हो उससे पहले कम से कम अगर कोई संभावना है तो फिर ये काम कर लिया जाए। और ना भी हो तो भी मुझे लगता है कि इन बिलों को वो पारित करने में सहयोग करेंगे। जी। तो अब वीरेन जी, ये जो हमारा कॉकरोचेस का जो सम्मेलन चल रहा है, कॉकरोचेस के सम्मेलन में 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कुछ नई जान आती जा रही है। आपको क्या लग रहा है? जान तो अंग्रेजी अखबारों में ज्यादा आ रही है। मुझको लगता है कि जो राहुल गांधी की मोहब्बत की जो फीकी दुकान है, ये उसमें मिठास घोलने का प्रयास है और कुछ नहीं है। और कल जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दे दिया है, उससे भी जो है थोड़ा सा ठेस पहुंची है। अब पुलिस को एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया है हाईकोर्ट ने। यदि डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि इनकी हेल्थ डिटेरियोरेट कर रही है, तो इनको फोर्स फीडिंग की जाए और इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। तो अगर अगर इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है पुलिस और फोर्स फीडिंग होती है, और फोर्स फीडिंग का मतलब खाली वही तो है, इंट्रावेनस सोल्यूशन, और क्या ड्रिप लगा देंगे और क्या करेंगे इसके अलावा? कोई उनको कोई दाल चावल थोड़ी खिला देंगे। और फिर मुझे हैरत हो रही है, जो बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनुस था, उसके ये गले हाथ डाले जो फोटो थे इनके, वो वो क्यों नहीं सोशल मीडिया पे आ रहे हैं? और ये किस गैंग का हिस्सा है? ये जो आपका गोगोई है, कांग्रेस का एमपी आसाम वाला, वो भी इसी का हिस्सा है। और कुछ इंडिया के कॉर्पोरेट बॉसेस भी इसका हिस्सा है, जिनके बारे में राजीव मल्होत्रा ने अपनी किताब में भी लिखा है, द स्नेक्स इन गंगा में। तो ये जो है इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को डीलेजिटिमाइज करो, सरकार की वैधता पर प्रश्न लगाओ, सरकार की साख को खत्म करो, मोदी की साख पे खत्म करो। नहीं हो पाता है तो डेमोक्रेटिक स्टेट की जो जो इंस्टीट्यूशन है उन पे अटैक करो। संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता, सीएजी भी करप्ट है, इलेक्शन कमीशन भी करप्ट है, जुडिशरी पे भी हमला है। तो ये उसी 12 साल की कैंपेन का एक हिस्सा है। और एथनॉल का जो मामला है, वो भी यूपी में किसानों को को थोड़ा एडिशनल एनर्जी देने के लिए किया जा रहा है। यूपी में योगी सरकार के समय गन्ना किसान की राजनीति का प्लेटफॉर्म ही समाप्त हो गया। अब यहाँ पे चीनी मिलों के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी एथनॉल प्रोडक्शन की है कि गन्ने से और मोलासिस से, शीरे से उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, तो वो एफसीआई से ब्रोकन राइस से बना रहे हैं एथनॉल। तो कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और मैं केवल एक आंकड़ा देता हूं आपको, 2014 में टोटल एथनॉल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने खरीदा था, वो 60 करोड़ लीटर था। और इस साल ये आंकड़ा लगभग है 1100 करोड़ लीटर। और उस समय 5% से कम ब्लेंडिंग हो रही थी, आज 20% हो रही है। बस समस्या केवल ये आ गई है कि जो इंजन E10 के लिए कॉम्पेटेबल था, उसमें आप E20 वाला फ्यूल डाल रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ रही है, और कोई समस्या नहीं है। बाकी हल्ला जितना चाहे मचाया जाए। तो ये एथनॉल का भी जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, जैसा कि 3 कृषि कानून के समय किया गया था। लेकिन ये मामला भी अब जो है परवान चढ़ा नहीं है। और एथनॉल की जो ज्यादातर डिस्टिलरीज हैं, दे आर ओन्ड बाय कांग्रेस लीडर्स। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और यूपी में एक भी चीनी मिल किसी जो है बीजेपी के नेता की नहीं है। एक यादव जी की चीनी मिल है यूपी में, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लगी है।
तो ये जो है और ये जो है आपका और सोनम वांगचुक एथनॉल पे क्यों नहीं बोल रहा है, मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि जो कुछ भी इनके पास अब बचा है कि पार्लियामेंट के सेशन के बीच में ही अगर इनको कोई मौका मिल गया, अब कांग्रेस ने भी शायद अपील कर दी है कि भाई इसको कॉल ऑफ करिए, तो इसका मतलब राहुल गांधी अब जंतर मंतर नहीं जा रहे हैं। ये तो लगभग तय हो गया है और बाकी लोग जा चुके हैं और वो तो नहीं, बड़े वो तो गाजे बाजे आज से घोषणा के उनके बाद। तो उनकी तरफ से तो मैसेज गया है ना, वो कह रहे हैं कि साहब हाँ आपकी जान जो है वो बड़ी कीमती है, इसको मत हाँ, गंवाइए बड़ी इत्यादि कीमती है। करके। हाँ हाँ, चूंकि अभी आपको लद्दाख में आग लगानी है, तो अगर आप चले गए तो लद्दाख में आग कौन लगाएगा, इसलिए उनकी बहुत आवश्यकता है। और लद्दाख में उनकी अनुपस्थिति में लद्दाख की सरकार ने हर जिले में बना दी ऑटोनोमस काउंसिल, तो उससे भी वो नाराज हैं कि यार ये क्या हुआ, इससे तो हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। एपेक्स जो लेह की काउंसिल है, तो मुझे लगता राहुल नहीं के कि ना ये जाने की, देखिए राहुल के ना जाने की वजह ये भी बताई गई है कि 2021-22 में अभिजीत दीपके ने काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां राहुल गांधी के ऊपर सोशल मीडिया में की हुई है, काफी आपत्तिजनक बातें कही हुई, तो उसलिए राहुल गांधी नहीं जाएगा जहां तक मुझे। वैसे ये बताएं, ये अभिजीत दीपके कहाँ से प्रकट हो गया, कौन चीज है ये, इसकी क्या प्रकट तो लेजिटिमेसी है, इसका क्या मोहम्मद नहीं, यूनुस कहाँ से आ गया था बांग्लादेश में। डीप स्टेट प्लांट बना दिया क्या इसको? देखिए कुछ भी हो सकता है, हालांकि जब तक कोई पुख्ता जानकारी ना हो किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि टपका है अमेरिका से, वहीं की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और चूंकि जो टाइमिंग है उसको लेकर के फिर एंटीना खड़े होते हैं कि इसी समय अगर कोई आकर के इस तरीके से हवा हवा, अच्छा जो जहां पर इनके सब्सक्राइबर या फॉलोअर जो है वो 2 करोड़ से ऊपर पहुंच गए, वो ऐप भी, वो प्लेटफॉर्म भी अमेरिका की ही कंपनी का है, तो वो किस तरीके से बढ़वाए जाते हैं, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं तो आप बड़े आराम से बढ़वा सकते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा था, बड़ी दिलचस्प खबर है, दर्शकों की रुचि होगी उसमें। सोनम वांगचुक का नया बयान आया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैं फिर भूत बन करके आऊंगा। तो बाबा जी बैठे यूपी में, उनको भूतों का इलाज करना आता है। तो ये बाबा जी का जो है, ये आजम खान का क्या चल रहा है साहब, कि आजम खान के जो है ये बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे क्या? आजम खान का जो है कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। हाँ? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी भी नहीं रहेगी। ये कितना अत्याचार है अकलियत के ऊपर। खाली यही नहीं है, रामपुर विकास प्राधिकरण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट भी फाइल कर दी है कि यदि कोई ये स्टे की एप्लीकेशन लेके आते हैं तो पहले हमको सुन लिया जाए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये इलेक्शन के पहले केवल एक मैसेजिंग है और प्रेशर टैक्टिस है, क्योंकि सरकार की एक यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने का कलंक सरकार लेना नहीं चाहेगी। ये केवल प्रेशर टैक्टिस है चुनाव के पहले, और इससे अधिक कुछ नहीं है। और फिर आप जो है करीब 38 बिल्डिंग हैं और वो 250 एकड़ के एरिया में फैली हैं, तो इतना मैसिव डेमोलिशन तो फिर तो मालूम पड़ेगा कि फिर तो खिलजी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप, नालंदा वाला। तो बदला ले लेंगे ना खिलजी का। जी, आप तो फिर तो खिलजी का भी, बख्तियार खिलजी का रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश किया गया। बख्तियार खिलजी जो है वो रिश्ते में अलाउद्दीन खिलजी का दादा ही तो लगता था। हाँ, तो मुझे तो लगता नहीं कि सरकार और ये निर्णय जो है बहुत पॉपुलर नहीं होगा, और ये केवल मैसेजिंग है और प्रेशर टैक्टिस है और कुछ नहीं है। अच्छा ये और बताएं, इलेक्शन के अगर समय कल को सरकार जो है वो एएमयू को डिमोलिश कर दे तो मुझे तो लगता है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होगा। अरे सोचिए। सर, ये दुनिया चलती है नैरेटिव से, और ये सत्यमेव जयते में तो मेरा कोई विश्वास ही नहीं है। दुनिया चलती है और अरे साहब नैरेटिव का क्या बात असली करते हैं मतलब साहब, बुद्ध होता है का देश अफवाह। है। बुद्ध के देश ना में ना आप सत्यमेव सर, जयते को पालन नहीं करते हैं।
नहीं, नैरेटिव का वैसे हिंदी शब्द तो आख्यान है या विमर्श है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ जो है अफवाह है और कुछ नहीं है। जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहाँ मिले थे इराक में, और आपने सद्दाम हुसैन को सूली पे लटका दिया। दैट वाज ए फेक नैरेटिव, जिसके बल पर जो है आपके जॉर्ज बुश ने हमला किया इराक के ऊपर, और फिर कहा वी गॉट हिम, वी हैंग्ड हिम, सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया। तो ये नैरेटिव वॉर है सर, ये तो इसलिए मुझे इस पे ज्यादा भरोसा नहीं है। और अभी भी सरकार जो है, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, थोड़ा बहुत तो इनको भी नैरेटिव का लिहाज करना ही पड़ता है। आपको याद होगा 2019 में साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल के पार्लियामेंट चुनाव जीतने के बाद महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा था, और तुरंत मोदी जी को कहना पड़ा कि मैं साध्वी प्रज्ञा को कभी माफ नहीं कर सकता। यानी वो ही हैड टू सबमिट बिफोर द नैरेटिव, द पावर ऑफ नैरेटिव। और जितना जो है और जितना नाम बाबा साहब का मोदी जी लेते हैं, उनके परिवार में कोई नहीं लेता होगा। इतना नाम तो कभी कांशीराम मायावती ने नहीं लिया। ये भी नहीं, तो ये भी क्या है? इट इज अटेम्प्ट टू विन द एंड डोमिनेट द नैरेटिव वॉर, या टू क्रिएट स्पेस फॉर हिमसेल्फ फॉर हिज पार्टी इन द नैरेटिव वॉर। और क्या है इसके अलावा ये? तो ये जो हो रहा है रामपुर की यूनिवर्सिटी में, और ये जो ये क्या नाम है इसका, मौलाना जिसके नाम की यूनिवर्सिटी है, नहीं मौलाना जो है आपका रामपुर वाला, हाँ, मोहम्मद अली जौहर। ये जौहर साहब इतने बड़े राष्ट्रवादी थे। इनके बड़े भाई साहब जो जब उनका देहांत हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान काफिरों की धरती है, मुझे यहाँ दफन न किया जाए। एंड ही वाज बरीड इन जेरूशलम अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 या 19 में। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, हालांकि जेरूसलम भी उस समय काफिरों की ही जमीन थी, लेकिन जेरूसलम में उनको स्वीकार था, यहाँ स्वीकार नहीं। काफिरों के देश में रहना भी नहीं चाहिए ना। नहीं रहना चाहिए। अब ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं चूंकि हाफिज कुरान हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ 4.97 और 16.41 ये दो आयतें हैं। यानी चौथे चैप्टर की 97 जो है वो ये कहती है कि अगर काफिरों के मुल्क में रहोगे तो अल्लाह जो है वो तुम्हें सजा देगा, और 16.41 कहती है कि अगर काफिरों का मुल्क छोड़ के चले आओगे तो अल्लाह तुमको इनाम देगा। यानी साहब दोनों तरह से या आपको सजा की भी बात है और इनाम की भी बात है। उसके बावजूद भाई लोग जो है कहते हैं नहीं हम तो यहीं जाएंगे। सर मैंने आज से 15 साल पहले मैंने आजम खान से कहा था, जब पाकिस्तान बना था, तो जो भारत के लोग मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो इस्लाम के गुनहगार हैं। जो सच्चे मुसलमान थे वो हिजरत पे चले गए पाकिस्तान, और जो मुनाफिक थे वो यहाँ रह गए। पाकिस्तान बना इसीलिए था कि हम शरिया हुकूमत के अधीन में रहेंगे। तो और हिजरत का मतलब क्या होता है? और यहाँ इतनी बेईमानी की गई है कि मुहाजिर को शरणार्थी बना दिया गया। अरे जो आदमी दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की यात्रा करता है उसको बोलते हैं हिजरत, और हिजरत करने वाले को बोलते हैं मुहाजिर। आज भी उनको मुहाजिर कहा जाता है। तो जो असली सच्चे मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो मुनाफिक मुशरिक और मुर्तिद थे वो यहाँ रह गए। वो दारुल इस्लाम में जहां शरई निजाम लागू था वो वहां नहीं गए। तो और ये बात आप कह रहे हैं, तो और लेकिन ये बात मेरा कहना आपका कहना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है अभी भी। जी देखिए इसीलिए तो ऐसी बात होती है। देखिए हमारे वीरेन जी, आप जो है वो इसको अन्यथा ना लें कि अब आप देखें कि मौलाना जर्जिस आ गए हैं। मौलाना जर्जिस की बात तो आपको माननी ही पड़ेगी ना। वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि साहब देखिए भगवान कृष्ण जो थे वो 5 वक्त के नमाजी थे। ये आपने सुना कि नहीं हो ओंकार जी? जी बिल्कुल। कुछ आज तो खबर बहुत चली है प्रोमिनेंटली हिंदी टीवी चैनल्स पर। मैं ओंकार जी से पूछ रहा हूँ, ओंकार जी ने सुना कि नहीं सुना? जी एक्चुअल में क्या है कि कुछ सिर फिरे हैं। आजकल हो क्या रहा है कि मीडिया वालों को भी और कोई काम तो बचा नहीं है। कोई कुछ भी बकवास कर दे
उसको ये ब्रेकिंग की तरह चलाते हैं, फिर घंटों-घंटों बैठ कर के उस पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। ऐसे लोगों को मारे जाने चाहिए जूते, जो हमारे गॉड्स के बारे में, जो हमारे आराध्यों के बारे में इस तरह का झूठ बोलते हैं। तो उनकी सज़ा सामाजिक प्रताड़ना भी होनी चाहिए और दूसरा भी इलाज इनका किया जाना चाहिए। उसको लेकर के आप घंटों-घंटों बहस कर रहे हो, लोगों की बाइट लेते हुए घूम रहे हो। मतलब आप असत्य का प्रचार कर रहे हो एक तरीके से और समाज में एक वैमनस्य, एक तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। एक वो बीच में चर्चा आई थी कि वो गांधी जी का नाम लेते हैं प्रधानमंत्री और डॉक्टर अंबेडकर का लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का तो एक्चुअल में क्या है कि सब जानते हैं, मैं आप सब जानते हैं और एक नैरेटिव है। वो नैरेटिव की जंग जीतने के लिए और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही जितनी उनकी स्मृतियों से जुड़ी हुई जगहें हैं, उनका उन्होंने एक तरीके से सौंदर्यीकरण भी किया है, उनको खरीदा भी है, चाहे लंदन में वो पढ़े या कहीं भी जहाँ उन्होंने जन्म लिया वहाँ भी। जहाँ तक गांधी जी का प्रश्न है, तो गांधी जी हमें भूलना नहीं चाहिए भट्ट साहब, जब हम कहते हैं कि वो गांधी जी की प्रशस्ति करते हैं, गांधी जी गुजरात से ही आते थे। तो उनकी एक राजनीतिक कंपल्सन भी है और वो कम से कम वो या अमित शाह जैसे चेहरे जो निर्णायक स्थिति में है, वो गांधी जी के बारे में कोई ऐसी उल्टी-सीधी बात नहीं करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में ही हैं ना बहुत सारे लोग जो करते हैं, उनको छूट है। संघ से जुड़े हुए लोगों को भी छूट है। वो कई बार मैंने सुधांशु जी को भी सुना है गांधी जी के बारे में कुछ टिप्पणियां करते हुए, लेकिन जो टॉप की लीडरशिप है और जो गुजरात से ही बिलोंग करती है, मुझे लगता है कि वो एहतियात बरतते हैं इस मामले में। तो थोड़ा सा मौलाना जर्जिस को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे साथ ये क्या बोलते हैं माशाअल्लाह गंगा जमुनी तहजीब के परचम उठाए हुए वीरेंद्रनाथ भट्ट जी मौजूद हैं। मर्मज्ञ हैं ये, मर्मज्ञ हैं मौलानाओं के। तो साहब ये जो है, ये जर्जिस जो कहता है कि साहब भगवान कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, तो और 6.10 वो कोट करता है गीता का। अब जो छठा अध्याय है वो छठे अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग आता है, तो उसमें मैंने 6.10 पढ़ा, तो उसमें मुझे कहीं नमाज वमाज के तो जिक्र नहीं दिखा। और वो जो है वो भगवान का भगवान वाच है, गीता में है ना, भगवान वाच है। अर्जुन धृतराष्ट्र वाच है, 4 ही वाच हैं, धृतराष्ट्र वाच है, संजय वाच है, श्री भगवान वाच है और अर्जुन वाच है। तो ये भगवान वाच में है साहब। तो अब योग की जो परिभाषा है गीता में वो बड़ी सिंपल सी है कि वो योग जो है वो उसको नहीं कहते आपके जो कह रहे हैं साहब कि बुद्धि वाला जो योग है वो कर्म वाले योग से अधिक श्रेयस्कर है। तो समत्वम योग उच्यते, ये उसका जो योग का जो योग की परिभाषा है वो है समत्व। सिद्धे सिद्ध्यो समय भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो हमारा जो मौलाना है वो कहता है योग का मतलब है जो योगासन है उसको योग मानता है। पतंजलि योग भी उसको योग नहीं मानते, ये भी योग नहीं पूरे शरीर गीता भी उसको योग नहीं मानती। तो थोड़ा मौलाना जर्जिस से आप थोड़ा गुफ्तगू करें, थोड़ी कोई तकरीर वकरीर करें। तो मूल समस्या तो ये है कि ये लोग जो जो पुराण है उसमें तो कुछ हद तक आप शाब्दिक अगर अर्थ लेके उसका अर्थ निकालें तो ठीक है, लेकिन वेद और उपनिषद इनके शाब्दिक अर्थ से आप अगर चलेंगे, जैसे आप अगर इस्कॉन की भगवद गीता पढ़ें तो वो इतनी उलझलूट तरीके से लिखी गई है अंग्रेजी में कि आपको लगेगा कि ये कौन सी गीता है। और जो सबसे प्रामाणिक भगवद गीता जो मुझको लगती है वो बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य है।
वो आज के लोगों को उसकी हिंदी समझ ही में नहीं आएगी। वो ऐसी पुस्तक है, वो है मेरे पास और मैं उसको पढ़ने का प्रयास भी करता हूँ, लेकिन बड़ा कठिन काम लगता है मुझे। तो कुरान और बाइबल के संग समस्या ये है कि इनके लिए धरती भोगने के लिए बनाई गई है। धरती हमारी माता है, ये एक तो मूल ये अंतर है और दूसरा वो शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं और इंटरप्रिटेशन को लेकर के क्रिश्चियनिटी में शायद 40,000 सेक्ट बन गए हैं और इस्लाम में 72 फिरके बन गए हैं। हालांकि ब्रॉडली तो 4 ही हैं, हनफी, हनबली और 2 और हैं। तो ये जो हनफी, लोग हनबली, मलिकी और शफी। मलाइकी और शफी की और दूसरी बात ये है कि ये एक प्रोफेसर साहब है IIM अहमदाबाद, उन्होंने किताब लिखी एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म। मैंने उनका एक प्लेटफॉर्म पे ललन टॉप पे मैंने उनका इंटरव्यू देखा। मैंने उनका पूरा ईमेल, फोन नंबर खोज लिया। मैंने कहा ये आपने गीता को स्क्रिप्चर कैसे बोल दिया? स्क्रिप्चर तो बाइबल है और स्क्रिप्चर तो कुरान है। तो वो बोले कि मैंने तो राधा कृष्णन की किताब से मैंने कोट किया है। तो मैंने कहा वो तो कम्युनिस्ट था। वो तो बोलेगा कि ये स्क्रिप्चर है। वेद और उपनिषद स्क्रिप्चर नहीं है, कुछ भी आसमान से नहीं आया है। और दूसरी बात ये आदत हम लोगों में भी है। बताओ ये कहाँ लिखा है कि ऐसा होता है? तो सनातन संस्कृति लिखे पे नहीं चलती है। यहाँ पे स्मृतियां हैं, श्रुतियां हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग भगवत गीता की या वेदों की तुलना दे कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द डिवाइन बुक्स लाइक कुरान एंड बाइबल। एक तो बहुत बड़ी समस्या ये है। अब ये मुसलमानों को हम क्या समझाएं जब जब हिंदुओं को इसकी समझ नहीं है। तो हम लोग किताबी, वी आर नॉट द पीपुल ऑफ द बुक। हम लोग अहले किताब नहीं है। ये बात हम ही लोगों को नहीं पता है। अब ये समझाओ कि भाई अहले किताब क्या होता है। इस्लाम में अहले किताब वो होता है यहूदी और ईसाई जो सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन इस्लामिक स्टेट में रह सकता है, उस पे जजिया नहीं लगेगा। लेकिन काफिरों पे जजिया लगेगा जो आला हजरत और औरंगजेब साहब ने नहीं किया नहीं, साहब। ऐसी बात नहीं है तो साहब। ये जो चीजें हैं ना, ये सारी मनसूख हो गई, जो पुरानी वाली। और जो लास्ट जो उनकी अच्छा, जो है लास्ट चैप्टर, क्योंकि वो मनसूखियत का उसमें जो है वो सिद्धांत लागू होता है कुरान में। जो पुरानी आयतें नई आयतों के जो बरखिलाफ हों तो उनको मनसूख मान लिया जाता है, यानी एब्रोगेट मान लिया जाता है। तो जो लास्ट चैप्टर है, नाइन्थ चैप्टर सूरत तौबा, वो कुरान का आखिरी चैप्टर है। तो जो आखिरी चैप्टर में चीज आ गई तो 9.29 में आया कि साहब की जजिया कायम करना है सभी के अहले किताब के ऊपर भी। तो इसलिए आप जो आयत बता रहे हैं वो मनसूख हो चुकी है। तो इसलिए मेरा आपसे अर्ज है कि आप उसे कृपया वापस ले लें। तो आप ठीक है साहब, आप तो साहिब तौफीक हैं, इसलिए आपको ज्यादा पता होगा। और साहिब तौफीक वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह इल्म का एडिशनल कोटा प्रोवाइड करता है। तो और एक मेरे मित्र हैं जो मुझको 12 साल से कम्युनल मैंने कह रहे सुना थे। कुछ जो है वो नामाकूल लोगों ने मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ FIR वगैरह लिखवा दिए। हाँ, हजरत थाने में FIR हुई, लखनऊ में FIR हो गई है। एक मेरे बड़े साहबी दोस्त हैं, पिछले 12 साल से मुझको वो भक्त और कम्युनल बता रहे थे। 2 महीना पहले मैंने उनसे कहा कि आप तो साहिब तौफीक हैं और आपसे हक्कानियत और सखावत की तवक्को है। तो वो लेट गए, वो ये क्या होता है? तो मैंने कहा यार तुम कम्युनिस्टों के बीच में रहते हो, मौलानाओं के बीच में रहते हो, तो तुम ये भी नहीं जानते हो कहा हिंदी में क्या मतलब हुआ? हमने कहा हक्कानियत माने सच्चाई और सखावत माने बड़प्पन, जनरॉसिटी और तवक्को माने अपेक्षा। तो अब वो मुझसे बीजेपी के बारे में, मोदी के बारे में बात नहीं करते, बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। अब वो मुझे कम्युनल सेकुलर नहीं सिखाते। तो अब लेकिन लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा आउटरेज बीजेपी में मौलाना जर्जीस को लेके नहीं है। बहुत आउटरेज नहीं है बस। और क्योंकि अभी कोई ये भी नहीं बता रहा कि वो तो इटावा का है, इसके ऊपर पुराने क्रिमिनल केसेस हैं। और आज केशव मौर्य ने भी कहा है, कल भी कहा है बनारस में कि केशव की अगले जादों में दम है तो वो ये मांग करके दिखाएं कि मथुरा में ईदगाह के ऊपर तोड़ करके मंदिर बनाया जाए, अगर उनको इतनी ही चिंता है अयोध्या की। तो ये जर्जीस वाला मामला तो जो है अब क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है, रोज इतने मामले आ जाते हैं। तो ये
कुछ मुकदमा होगा, हो सकता है अरेस्ट भी हो जाए। और इसके पहले भी एक मौलवी अरेस्ट हुआ है झारखंड से, वो भी यूपी का था। लेकिन ये मानने वाले नहीं है सर। इनका हर अब्राहमिक रिलीजन का ये मूल उनका धर्म है, ये उनका मूल मजहब है, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, कि हमसे पुरानी जितनी भी संस्कृतियां हैं, फेथ है, जो भी कल्चरल ऑर्डर है, उनका हमें समूल नाश करना है। पंकज सक्सेना कई बार आपके प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, उन्होंने कहा है चर्च इज ए सिविलाइजेशनल स्नाइपर, दे कैन वेट इवन फॉर 400 ईयर्स। तो ये लोग कल्चरल, ये सिविलाइजेशनल स्नाइपर्स हैं, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम बोथ। इसीलिए ये भोजशाला के मंदिर के बगल में मस्जिद चाहते हैं। कांग्रेस भी जो है अयोध्या में राम मंदिर के बगल में मस्जिद चाहती है, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, और केवल नो गॉड बट अल्लाह। लेकिन राम मंदिर के सामने अयोध्या में फूल की माला भी हम ही बेचेंगे, राम का तिलक भी हम ही लगाएंगे, और कहेंगे ये तो सिंक्रेटिक रिलीजन है, ये गंगो जमन तहजीब है। और आप अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने को खाप पंचायत बना लिया, कहा जाके लोक अदालत में मामला हल कर लो, काशी मथुरा का और संभल का। अरे आप सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत क्या है भैया? और अगर वो हिंदुओं से बात करेंगे, इस्लाम अगर मौलाना लोग, तो क्या वो सनातन धर्म के स्वतंत्र अस्तित्व को तस्लीम करेंगे, क्या मानेंगे? और यदि वो मानते हैं तो उनका कलमा झूठा हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे वो कैसे मान लेंगे? जब हमारे अस्तित्व को ही आप नहीं मानते, ये कुरान में लिखा हुआ है, तो हमसे बात कैसे करेंगे आप? लोग मुझसे ही शिकायतें करते रहे, लोग मुझसे ही शिकायतें करते रहते हैं कि आप उर्दू के शब्द बोलते हैं। आज 2 लोग यहाँ लगातार उर्दू के ही शब्द बोल रहे हैं। ये गंगो जमन तहजीब है। काफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया। आप तो जानते नहीं, काफिले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया, और जो हो जाए शाहे खुरासा का इशारा, सजदा न करूं इस सरजमी पे। ये हमारे अल्लामा इकबाल साहब कह गए हैं। बिल्कुल 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 है। अब दीक्षित जी का इशारा हो गया तो मैंने कर दिया, अब वो इशारा वापस ले लेंगे तो हम नहीं करेंगे। उनकी शिकवा और जवाब शिकवा पे कभी करेंगे। तो दीक्षित जी यहाँ पे समय शाहे खुरासा हैं। समझ लीजिए आप, भाई एंकर शाहे खुरासा ही होता है। शाहे खुरासा माने तुर्की का खलीफा। चलिए आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ। राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत मुकम्मल हो गया है। उनके 3 सांसद निर्वाचित हो गए हैं बंगाल से, उनको सर्टिफिकेट मिल गया। अच्छा, अभी एक और होने वाला है। इसके साथ में है उनके हो गए 123। तो 123 का मतलब अकेले मेजॉरिटी उनकी हो गई राज्यसभा। हाँ, तो अभी तो कोयल मल्लिक आएंगी वहां से। कोयल मल्लिक भी आने वाली है। अभी तो ऐसे और पता नहीं कौन कौन से आएंगे। उन्होंने जानबूझ के उन्हीं तीनों को इसीलिए दिया जिससे आश्वस्त हो जाए बाकी कि अगर हम रिजाइन करेंगे तो हमको ही टिकट मिलेगा। तो ये और हो गया है। और इसी चमत्कार के साथ आज की चर्चा को कर देंगे विराम। सभी दर्शकों अमित शाह एक्चुअल में अमित शाह ममता बनर्जी को राजनीति सिखा रहे हैं। सही बात है। तो चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को, वीरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।